हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी 102 का यूनिट 2। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी 102 का यूनिट 2 हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का और भी इंफॉर्मेशन, या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाऊं और जितने भी डाउट्स, जितने भी कोई किसी भी प्रकार का इशू हो, किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, उसे ख़त्म करें, तो आप उस वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर हम लाइव कभी भी आते हैं तो उसमें आप पहले से इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लाइव आएँ तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें ताकि मैं लाइव आकर के पढ़ा सकूं, ताकि मेरा भी जो उत्साह है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहुंचेंगे अपने टॉपिक पे। और इससे पहले अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए उससे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक्स है। टॉपिक्स आज का हमारा है वो है 102 जियोग्राफी, 102 जियोग्राफी, और इसका यूनिट 2 है। ठीक है ना, 102 का यूनिट 2 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है डैश के स्थान पर विवर्तनिक प्रक्रिया होती है। यानी कि जो टेक्टोनिक जो प्रोसेस हो रहा है, विवर्तनिक प्रोसेस हो रहा है, जिसके कारण कोई भी जो स्थल मंडल है वो सरक रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, यह प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है? तो वह आपका हो रहा है स्थल मंडल पे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल। ठीक है ना, टेक्टोनिक प्रोसेस टेक प्लेस एट द प्लेस ऑफ, मतलब कह रहा है कि टेक्टोनिक जो प्लेस है ये कहाँ पे हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे स्थल मंडल पे, लिथोस्फीयर पे। कहाँ पे मिल जाएंगे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पे प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के बारे में जब हमने आपको बताया था तो हमने बताया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है इसमें जो स्थल मंडल है वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, प्रसार हो रहा है। यही कारण है कि एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब यहाँ पे अंगारा लैंड आता है और यहाँ से गोंडवाना लैंड जाता है, और ये जब जाता है तो बीच में टेथिस सागर में हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने भली भांति एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ये स्थल मंडल के साथ ही तो चल रहा है, इसीलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिथोस्फीयर। यहाँ पे हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है ना, तो जो विवर्तनिकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जब होती है या फिर स्टार्ट होगी, जो प्रारंभ होगी वो कहाँ पे होगी? लिथोस्फीयर पे होगी, स्थल मंडल पे होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ी प्लेट का नाम है, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेट इज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत। ठीक है ना, प्रशांत जो प्लेट है, देखिए इसके पहले हमने बताया था जो 5 महासागर हैं और जो 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर का अपना और 7 महाद्वीप का अपना अपना प्लेट है। ठीक है ना, तो ये होता क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्लेट जो हो जाएगा वो प्रशांत महासागर का हो जाएगा। और सबसे छोटा प्लेट की यदि बात करें हम लोग तो सबसे छोटा प्लेट आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हो जाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू महाद्वीप और महासागर, और भी द्वीप को इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है और प्रायद्वीप को भी नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ महाद्वीप और द्वीप की यहाँ पे बात की, जो महासागर है और महाद्वीप की ही बात की जा रही है, द्वीप का या प्रायद्वीप का बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? महाद्वीप की यदि बात करें तो उसमें सबसे बड़ा हो जाएगा आपका प्रशांत में। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर जब महासागरों की बात करें, सिर्फ महासागर की बात करें, ध्यान दीजिए, सिर्फ महासागर, ठीक है ना, तो महासागर में जो सबसे बड़ी प्लेट हो जाएगी वो हो जाएगी प्रशांत, और जो सबसे छोटी हो जाएगी वो हो जाएगी हिंद महासागर। ठीक है ना, हिंद महासागर। ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ महासागर की बात करेगा तो उसमें
प्रशांत महासागर सबसे बड़ी हो जाएगी और हिंद महासागर सबसे छोटी हो जाएगी। अगर द्वीप को भी उसमें एडजस्ट कर लेता है, महाद्वीप को भी लेता है, तो उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। और सिर्फ महाद्वीपों की यदि बात करें तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे सिर्फ महासागर की बात हो रही है, यहाँ पे महाद्वीप की बात हो रही है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये सबसे बड़ा, ये छोटा, और इसकी बात करें तो ये बड़ा, ये छोटा, और इसकी बात करें तो प्रशांत महासागर बड़ा और हिंद महासागर छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत किस वर्ग का पर्वत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन मोड़दार पर्वत है। देखिए, एक होता है जटिल मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, साधारण पर्वत, और वलित पर्वत की भी बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। लेकिन मोड़दार की जब भी बात करेगा तो 4 प्रकार के मोड़दार पर्वत आएंगे, जिसमें से प्राचीन मोड़दार पर्वत है वो है यूराल पर्वत। यहाँ पे आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप और यहीं पे स्थित है, और इधर आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के जस्ट यहीं पे है आपका यूराल पर्वत, जो कि एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। और ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? प्राचीन मोड़दार, एशियन फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है ना, प्राचीन मोड़दार पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत किस वर्ग का पर्वत है? इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। विच कैटेगरीज ऑफ माउंटेन इज द अपलेशियन माउंटेन लोकेटेड इज नॉर्थ अमेरिका? आपका सही आंसर हो जाएगा पर्वत श्रेणी। ये पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए, पर्वत श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, छोटे छोटे पहाड़ियां अगर लगातार एक दूर तक है और एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। तो ये जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि ये जो अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत, ये इधर देखिए, इधर अमेरिका महाद्वीप अगर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका अपलेशियन हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मुझे नाम नहीं क्रिएट हो पा रहा है, मुझे याद नहीं आ पा रहा है, दिमाग से मिस कर रहा है। ये आपका अपलेशियन पर्वत हो जाएगा। और यहाँ पे एक पर्वत है, शायद रॉकी या एंडीज है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। और यहाँ जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर भी एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद एंडीज है कि रॉकी है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, लेकिन शायद इन्हीं दोनों में से कोई है। और ये है आपका अपलेशियन पर्वत, ठीक है ना, जो कि पर्वत श्रेणी है, यानी पर्वत श्रृंखला है। श्रेणी का मतलब क्या है कि एक छोटी पर्वत शाखाएं जो है एक दूसरे से जुड़ी होकर के एक बहुत बड़ा लंबी श्रेणी बना लेती है, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्वत श्रेणी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है? रासायनिक अपक्षय से नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनीकरण। नाइट्रोजनीकरण का जो तात्पर्य है ये रासायनिक अपक्षय से नहीं है। यहाँ मतलब रासायनिक जो होता है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है ना, इसका नाइट्रोजनीकरण का मतलब क्या है? नाइट्रोजन के नाइट्रोजनीकरण का जो मतलब है ये होता है कि नाइट्रोजन के पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, जो कि जीवों के काम आते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं इनके काम आते हैं। और ये किस तरीके से आते हैं? जब तक इनका नाइट्रोजनीकरण नहीं होता है तब तक कि इन सभी के काम नहीं आते हैं। दरअसल ये वास्तव में जाकर के मिट्टी में घुल जाते हैं और मिट्टी के पार्टिकल्स के फॉर्म में पेड़ पौधे इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही रहा आपका नाइट्रोजनीकरण, और ये जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नाइट्रोजनीकरण, जो कि रासायनिक अपक्षय नहीं है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का रासायनिक अपक्षय इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरूप के आधार पर वलन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे वलन समझ लेते हैं कि वलन क्या है। वलन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का जो स्थल या बनावट होता है, उसमें किसी भी प्रकार की घुमावदार, मोड़दार किसी भी प्रकार की चीजें आ जाती हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। ऐसे टूटना फूटना, ऐसे घूम जाना, किसी भी तरफ घूम जाना वलन कहलाता है, ठीक है ना। या फिर जैसे ऐसे हम सिंपली एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब पानी बहाता है तो बहा करके वो क्या करता है? ऐसे ऐसे वलन करते हुए चला जाता है, मतलब इधर उधर उसको मोड़ते हुए चला जाता है जहाँ पानी को जगह मिलती है। इसी प्रोसेस के द्वारा जो क्रिया बन करके आती है इसी को हम लोग कहते हैं, जो हमें शेप नजर आता है, जो आकृति नजर आती है, उसी को हम लोग कहते हैं वलन, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपका कि वलन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वलन 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। चूंकि अब एक एक वलन बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आपके पास टाइम ही कम है, कल आपका एग्जाम है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टू द पॉइंट और जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है उसी को डिस्कस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है किस प्रकार के वलन से ग्रीवा खंड बनते हैं, नैपे बनते हैं या फिर नैपे बनता है। ग्रीवा खंड का मतलब क्या होता है कि जो अंदर से जो बल लगता है, जिसे हम लोग आंतरिक बल कहते हैं, उस बल के कारण जो ऊपर की मिट्टियां होती है पार्ट बाय पार्ट में टूट जाती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीवा खंड या फिर नैपे। ठीक है ना, अंदर से बल लगने के कारण बाहर की जो मिट्टियां होती है पार्ट बाय पार्ट में टूट जाती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड या नैपे। और ये जो होता है परिवलित बल के कारण, किसके कारण? परिवलित बल के कारण, जो ट्रांसवर्जर फोर्स है इसके कारण होता है, यानी कि अंदर से बल लगता है और बाहर से जो ऑब्जेक्ट होते हैं इधर उधर सॉरी, तो बाहर से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इधर उधर टूट जाते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है आपका ग्रीवा खंड, जो कि परिवलित बल के कारण ये बनता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए भ्रंश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4। अगर भ्रंश की हम लोग बात करें तो मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे, लेकिन अगर अतिरिक्त की बात हम लोग करें तो ये 9 प्रकार के होंगे। ठीक है ना, कितने प्रकार के होंगे? 9 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड़ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मोड़ आपका मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट या फैक्ट बताया जाए, बस याद रखिए कि जो मोड़ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोड़ 12 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का स्तंभ। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज इज कॉल्ड द लाइट पिलर ऑफ द मेडिटेरियन सी। ठीक है ना, तो मेडिटेरियन सी जो है इसका एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं प्रकाश स्तंभ हो या फिर लाइट पिलर जिसे हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को। और ये स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है कहाँ पे? ये है इटली में। कहाँ पे है? इटली में। ठीक है ना, कहाँ पे है भाई? इटली में। ठीक है ना, आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रामबोली, और क्वेश्चन जो था आपका प्रकाश स्तंभ। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड्स। आपका सही आंसर हो जाएगा फोटोक्स। और देखिए एक और नाम है इससे रिलेटेड, एक और ज्वालामुखी, इसको एक और भी नाम से जाना जाता है, मेरे दिमाग से चूंकि मिस कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका वो भी हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसका ये सही है। फोटोक्स भी उसे कहा जाता है, और एक अल्ट करके कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, दिमाग से मिस कर रहा है। तो आपका जो है ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग फोटोक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो संसार का सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी को हम लोग कहते हैं, जो कि सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्केनो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड इज नेचर सेफ्टी वाल्व। आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्केनो, यानी कि जो सुरक्षा वाल्व होती है वो क्या होती है? वोल्केनो होती है। क्यों इसे सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका कारण यह है कि अंदर की जितनी भी गैसें होती हैं, मान के चलिए जो डेंसिटी की वजह से, प्रेशर की वजह से, जो अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण, अन्य प्रकार की एक्टिविटी के कारण जो उसमें गैसेस होती हैं वो लीकेज होती हैं, बाहर निकल करके आती हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी पृथ्वी की सुरक्षा जो होती है वो बनी रहती है। यही कारण है कि हम इसे पृथ्वी का जो है प्राकृतिक वाल्व भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्केनो। वोल्केनो को हम लोग पृथ्वी का वाल्व भी कहते हैं। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है, वो भी प्राकृतिक सुरक्षा का वाल्व कहते हैं। ठीक है ना, जो पृथ्वी का प्राकृतिक सुरक्षा उसका वाल्व हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस
ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होता रहता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी की यदि हम लोग बात करें तो ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ लावा मैग्मा वगैरह होता है और यहाँ से किसी न किसी प्रकार से ये बाहर निकल जाता है इस तरीके से, और जब बाहर ये आता है तो ये लावा बन जाता है। क्या बन जाता है? लावा, अंदर मैग्मा। इसको हम लोग मुख पे क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर, ठीक है ना। तो ये जो है जब बाहर आता है तो लावा बन जाता है और अंदर क्या रहता है? मैग्मा रहता है, ठीक है ना। अंदर किसके फॉर्म में रहता है? मैग्मा के फॉर्म में रहता है। तो इस प्रकार की ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी की यदि प्रकार की हम लोग बात करें तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी, ठीक है ना। जो जागृत ज्वालामुखी होती है ये प्रॉपर हमेशा जो है निकलता रहता है इसमें लावा। और दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी तो ये जो है काफ़ी दिनों के बाद कभी फट जाता है, कभी नहीं फटता है, मतलब काफ़ी लेट से फटता है। और एक होता है मृत ज्वालामुखी, ये कभी फटता ही नहीं है, पूरी तरीके से ये माउंटेन के फॉर्म में बदल चुका होता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, जिसे प्रसुप्त को हम लोग शांत भी कहते हैं, क्योंकि ये शांत रहते रहते कभी कभी फट जाती है। तो ये 3 प्रकार की मुख्य प्रकार की जो है वोल्केनोज पाई जाती हैं, जिनमें से हमें याद रखना है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ज्वालामुखी, किस ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होता रहता है? तो आपका हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी से हमेशा उद्गार होता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? Which of the following is not included in the 3 classes of volcanoes which are classified on the basis of the frequencies their emergence? ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा यौगिक ज्वालामुखी। यौगिक ज्वालामुखी यानी कंपाउंड जो वोल्केनो होती है। जागृत ज्वालामुखी के बारे में बता दिए थे, जागृत ज्वालामुखी हमेशा एक्टिव रहती है, ठीक है ना। यहाँ से हमेशा जो है लावा निकलता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम लोग शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं, ये एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन ये कब एक्टिव हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं होता है। और तीसरा जो मृत ज्वालामुखी है, जो पूरी तरीके से माउंटेन के फॉर्म में बदल चुकी होती है। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। जो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यौगिक ज्वालामुखी। यौगिक ज्वालामुखी किसी भी प्रकार से इनमें मेल नहीं खाती, ये पूरी तरीके से अलग है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है उद्भव की आवृत्ति के आधार पे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यौगिक ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो जो मृत ज्वालामुखी हुई है, मृत ज्वालामुखी जो है, जो डेड वोल्केनो है, इसमें अभी तक उद्गार हुआ ही नहीं है। ये पूरी तरीके से क्या बन चुकी है? पूरी तरीके से माउंटेन बन चुकी है, एक तरीके से पर्वत बन चुकी है, ठीक है ना। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, विच वोल्केनो हैज नॉट इरप्टेड सिंस हिस्टोरिकल टाइम्स। तो हिस्टोरिकल टाइम्स से ये नहीं निकली है, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जो मृत ज्वालामुखी है यहाँ से जो है अभी तक हिस्टोरियल टाइम से जो है यहाँ से वो लावा नहीं निकला है, मैग्मा नहीं निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम लोग शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं, और जो डोरमेंट है, ठीक है ना। तो ये शांत भी है, और इसका कब फट जाए इसका कोई चांसेस नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इस टाइम पे जा करके ये फट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कभी भी फट सकता है, इसीलिए हम इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द पीसेस ऑफ द लावा एंड सरफेस रॉक ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ द वोल्केनो इरप्शन कलेक्टली कॉल्ड?
इसे कहा जाता है पायरोक्लास्ट। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे? पायरोक्लास्ट कहेंगे, चूंकि इसका नाम एक और भी नाम से जाना जाता है जो हमारे दिमाग से मिस कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रेटर तथा ये फाल्डेरा नहीं है, काल्डेरा है, ठीक है ना। इसको हम लोग काल्डेरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जहां जहां हम करेक्शन कर रहे हैं आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया से, वोल्केनो एक्शन से। देखिए क्रेटर होता क्या है, जब ऐसे वोल्केनो निकल जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब निकलती है तो यहाँ पे इसे हम इसके मुख पर कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। और ये जो पूरी आकृति बन रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्डेरा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि काल्डेरा और क्रेटर कहते हैं किसे हैं और इसका संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से है, ठीक है ना। ज्वालामुखी वोल्केनो एक्शन से है, ठीक है ना। जब वोल्केनो का एक्शन होता है तो जो आकृति से बनता है उसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं और क्रेटर इसका जो मुख्य भाग होता है इसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? इंग्लिश में एक बार इसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ विच टोपोग्राफी इज नॉट रिलेटेड टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है ना। तो वोल्केनिक एक्टिविटी से संबंधित नहीं है, आपका सही हो जाएगा विसर्प, ठीक है ना। और विसर्प यानी कि इरेस्टिबल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये क्यों हो जाएगा? देखिए क्योंकि विसर्प होता क्या है, जब नदियाँ पहाड़ी एरिया से चल करके आती हैं और कुछ इस प्रकार के आकृति बना लेती हैं और फिर जो है इस प्रकार से कुछ निकल जाता है आकृति, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बो कहा जाता है, शायद ऑक्सबो कहा जाता है। और ये ऑक्सबो होता है और इस प्रकार का जो इनका शेप बन करके आता है इसे हम लोग कहते हैं विसर्प। तो ये विसर्प होता है, ठीक है, जो कि ये वोल्केनो से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। लावा पत्थर ये भी संबंधित है, मैदान संबंधित है, सिल और डाइक ये सब के सब वोल्केनो से संबंधित है, विसर्प इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। विसर्प नदियों में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अभी तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाई गई है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व कराया था और जो आपको इसके पहले जो क्वेश्चंस डिस्कस हुआ था, जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो लेक्चर में कवर किया गया था, उसमें डिस्कस किया गया था कि किस महाद्वीप में अभी तक ज्वालामुखी नहीं पाई गई है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अभी तक किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं पाई गई है। और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन लेक्चर में हम लिए थे, जो क्वेश्चन को कवर किए थे, उसमें ये भी बताए थे कि जो ऑस्ट्रेलिया वो अफ्रीका महाद्वीप है उसे हम लोग अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और यदि आप किसी भी प्रकार का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।